Today we shall see the work done using calculus method, जो आपकी बुक में है. Work done by a variable force. Work done by a variable force. ये हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है. अब वार्डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम लोग ढेर सारे तरीके से देख चुके हैं. वी हैव सीन द बेसिक्स कि वार्डन जो था बाय ए वेरिएबल फोर्स लिखने का तरीका क्या था. समेशन ऑफ एफ आई डॉट डी एस आई पहला क्लास में हम लोग किए थे. आई वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity. फिर व्हाट इज डी एस आई ये हम लोग देख चुके हैं पहले से. वार्डन बाय वेरिएबल फोर्स का पहला क्लास में देख चुके हैं सर, है कि नहीं. DSI क्या था? A small displacement of point of application of force, point of application of force along the path. Along the path अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो जो वर्क होगा उसी को एफ आई डॉट डी एस आई कहेंगे. ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ देंगे. दैट मीन्स सपोज आई से हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड नाउ सपोज हियर इज ए ट्यूब ऑफ दिस शेप. अब इसके अंदर से आप एक दूसरा पॉजिटिव बॉल को यहाँ पे रखो. दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉल. दिस बॉल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड लाइक दिस. But this ball is constrained to move along this path. बॉल को तो इसी रास्ते में जाना है. फोर्स इस रास्ते में नहीं आएगा. फोर्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे. जब ये बॉल आके यहाँ पे कहीं होगा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, that force will be in somewhat in this direction. This will be the direction of the force. है ना. ये हो जाएगा direction of the force. That is the force of repulsion. But the ball is constrained to move in this direction only. So when we consider a small displacement dSi, when the force is Fi, the small work done over the small displacement is Fi dot dSi. ये हम लोग देखे हैं. And as the particle is going away, the force is also changing, so it's a variable force. तो इसे सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ देंगे तो we will get the total work. If ds is a small displacement, how many small displacements will get? Infinite number of small displacement over this path. But previous class while learning about the use of integration, we have seen integration is nothing but summation of infinite number of continuous quantities. So what does this represent? This represents nothing but f dot ds integration. ये समझ में आना चाहिए. ठीक है. So work done by a variable force is given by f dot ds integration. क्या वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा. कांस्टेंट फोर्स भी इस फॉर्मूले से निकल सकता है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो एफ कांस्टेंट रहेगा. एफ को बाहर ले आओगे, ds इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. सारा छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ोगे, यू विल गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाई टू गो फॉर द इंटीग्रेशन? वी गो फॉर एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट. ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला इज ओनली फॉर वेरिएबल फोर्स. दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स. लेकिन कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला है. क्या है? एफ डॉट एस. चलिए, ये जो एफ डॉट डी एस हुआ, इसमें हम समझ लिए डी एस आई इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द पाथ. सोचो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं कोई एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ डी एस ए से, ये एक वेक्टर है. दिस डिस्प्लेसमेंट विल हैव एन एक्स कंपोनेंट and a y component. Let us call the x component is dx, y component is dy. That means any vector ds can be written as, any small displacement ds can be written as, क्या लिख सकते हैं इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिखूंगा. तो ds क्या है? ds is nothing but dx I k plus dy j k. So whenever you want to go for work done by a variable force, you have to follow this method, taking ds is equal to dx I k plus dy j k. If it is in 2 dimension, if it is in 3 dimension, you can add dz k k. If it is in 1 dimension, you take only dx I k, and accordingly.
डायरेक्टली फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, लेट अस a force F is equal to 2x plus 3 I cap Newton displaces a body from x is equal to 3 to x is equal to 4 say it is x is equal to 6 मीटर, 3 मीटर to 6 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। कौन? कोई फोर्स, कोई बॉडी। आप क्या देख रहे हो? फोर्स का वेरिएशन हो रहा है, एक्स इज चेंजिंग, फोर्स इज चेंजिंग, बट द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड वार्डन। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर F इज गिवन टू अस, हमें पहले F डॉट ds का वैल्यू निकालना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। F डॉट ds क्या होता है? 2x plus 3 I cap डॉट ds इन जनरल क्या होता है? dx I cap plus dy j cap, है ना? Any small displacement can be written like this. Now when you make dot product this into this, I dot I होता है 1, तो मिलेगा आपको 2x plus 3 dx। I dot j क्या होता है? What is I dot j? I and j आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो I dot क्या होगा? 0। So this reduces to this one. Now the Warden is F dot ds का integration, and when you try to integrate, you go for 2x plus 3 dx का integration कहाँ से कहाँ तक? x is equal to 3 to x is equal to 6. Now you know how to integrate this 2 x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1. 3 can be understood as 3x to the power 0, can be written as 3x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1, limited from 3 to 6. अगर वैल्यू डालेंगे 2 को कैंसिल कर गया, मिलेगा x स्क्वायर एंड इट इज कमिंग आउट टू बी प्लस 3x। पहले हम लोग अपर लिमिट डालते हैं कि पहले लोअर लिमिट डालते हैं? याद है क्या? अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट डालेंगे तो होगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, x के जगह डाल दी। 36 प्लस 18 इज 54, ये दिस इज 9 प्लस 9 इज 18, 54 माइनस 18 कितना आ गया देखिए, तो ये इट इज कमिंग आउट टू बी 40 से 36 joules. So the Warden by this force in displacing the body is like this. ये क्वेश्चन को हम लोग अपना कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से करोगे बहुत थोड़े से में बन जाएगा। मैं इसको ऑल्टरनेट मेथड में करना चाहूँगा, सेकंड मेथड जो हम लोग स्मार्ट मेथड जानते थे। क्या देख रहे हैं? फोर्स इज F इज इक्वल टू 2x प्लस 3, F इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है इसको? x इज इक्वल टू 3 से 6 तक लेके जाना है। सो x इज इक्वल टू 3 मीटर टू x इज इक्वल टू 6 मीटर लेके जाना है। क्या ये फोर्स लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ? y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है, इट्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल फोर्स निकालेंगे। कैसे? 2 इंटू x के जगह क्या डालेंगे? 3 प्लस 3 कितना हो गया? 9। फाइनल फोर्स x के जगह क्या डालेंगे? 6 डालेंगे। 2 इंटू 6 प्लस 3 इज 15। मीन फोर्स कैसे निकालते हैं? मीन फोर्स निकालते हैं F1 प्लस F2 बाई 2, है ना? कितना हो गया? 15 प्लस 9 इज 24 बाई 2 इज 12। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट हुआ है x इज इक्वल टू 3 से x इज इक्वल टू 6, सो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। सो वार्डन कितना हो जाएगा? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, यू सी इट इज कमिंग आउट टू बी 36 जूल्स। अब बोलोगे सर ये तो आसान था, तो दूसरा वाला क्यों करें? दूसरा वाला इंटीग्रेशन वाला मेथड हम लोग क्यों फॉलो करेंगे? ये वाला तो आसान है, ये वाला आसान है, लेकिन तब जब ये फंक्शन ये लीनियरली वेरिएंट फंक्शन, अगर ये 2x स्क्वायर होता, क्या हम कहते कि फोर्स इज लीनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट? नहीं, तब तो आपको यही करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस।
चलो ये अब सिंपल क्वेश्चन ले लिए, ये था, ये फोर्स था ये। अब 2 डायमेंशन में लेते हैं, 2 डायमेंशन में लेते हैं। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स F is equal to 3xi cap plus 2yj cap Newton displaces a body from कोई एक पॉइंट दिया 2,3 to 5,7। फाइंड वर्क डन assuming the coordinates in meter, ठीक है, assuming coordinates in meter। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले हम निकालेंगे f डॉट ds। f क्या हो गया, 3xi cap प्लस 2yj cap। ds क्या है हमें मालूम है, ds इन जनरल गिवन बाय dxi cap dyj cap। हमें f डॉट ds को इंटीग्रेशन करना था। क्या आप में से कोई मुझे स्मार्टली बताएगा एक मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डॉट डॉट करने से? अगर a है a1i cap a2j cap, b है b1i cap प्लस b2j cap, तो क्या आपको मालूम है कि a डॉट b क्या होता था? यस a1 b1 प्लस a2 b2, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोलिए, इट विल बी 3x dx प्लस 2y dy। सो सिंपल। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक? a से b तक हमें मूव करवाना है बॉडी को, तो f डॉट ds का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3x dx प्लस 2y dy का इंटीग्रेशन a to b। And when we are integrating with respect to x here from a to b, we have to see x at a, x at b, y at a, y at b। x at a क्या था 2, x at b 5, y at a क्या था 3, y at b 7। Now आगे का इंटीग्रेशन तो आपको आता है कि नहीं? So you can find out the integration। 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x square by 2 लिमिटेड फ्रॉम 2 to 5 प्लस 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y square by 2 लिमिटेड फ्रॉम 3 to 7। समझ में आया क्या? अब इसका इंटीग्रेशन करिए और वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी, ट्राई टू फाइंड आउट। So you calculated, yes, पहले अपर लिमिट डालना है माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालना है माइनस लोअर लिमिट, एंड एज यू कैलकुलेटेड ऑनरिंग यू आई राइट इट इज 143/2। ये आपका आंसर है, गलत होगा तो आपका भी नो। तो यू टोल्ड दिस आंसर एंड मेनी आर टेलिंग, सो दिस आंसर मस्ट बी करेक्ट। सो व्हेन द फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, यू कुड डू इट लाइक दिस। अब ये फोर्स कैसा भी हो आप आराम से कर सकते हो f.dx करके, लेकिन इसमें एक तकलीफ है। आप देखोगे चाहे ये क्वेश्चन में या फिर वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी क्या सिमिलरिटी है कि ये x = 3 से x = 6 में दिया गया है। दूसरे वाले केस में यहाँ से यहाँ पर लिया गया, लेकिन कौन से रास्ते में लिया गया वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना। 2, 3 is a point, 5, 7 is another point। You see 2, 3 is a point here and 5, 7 is another point here। कहा गया कि कोई फोर्स बॉडी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके गया, कौन सा रास्ते में लेके गया? हो सकता है कि ऐसे लेके गया होगा, या फिर ऐसे लेके गया होगा, या फिर ऐसे लेके गया होगा। देखो कोई भी रास्ते में लेके जाओ वो आर्डन इज कमिंग आउट टू बी द सेम, क्योंकि रास्ता का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। इस किस्म की फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? When the warden by a force in moving a body from one point to other is independent of the path followed, the force is called a conservative force। समझ में आया? तो यहाँ पे फोर्स को हम कैटेगराइज करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। When warden by a force in moving a body
in moving a body from one point to other is independent of the path followed, then the type of force is called conservative force. Conservative force, ठीक है, ये याद रखना। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? जब वर्क डन बाय ए फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यू कॉल द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे सोचो कि हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है। नाउ दिस m mass block, this block of mass m slides from here to here. You are asked to calculate what is the work done by gravity. अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, हमें वर्क निकालने का तरीका क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कैसे था? ऐसे। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, फोर्स की डायरेक्शन में कितना गया? h गया। तो वर्क डन इज mgh। डज इट डिपेंड कि ऐसे रास्ते में आया कि रास्ता का और भी टेढ़ा कर दो, ऐसे फिसल के आया, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन सोचो फ्रिक्शनल फोर्स, कोई ब्लॉक को यहाँ से ढकेल के यहाँ तक लेंगे, कितना वर्क होगा? फ्रिक्शनल फोर्स ढकेल के ले रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सीधा लेने की बजाय अगर घुमा फिरा के लेंगे, मोर वर्क विल बी डन। दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल्स ले लेंगे। एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स इज नॉट कंजर्वेटिव, पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, any constant force, they are all conservative force. A constant force of 20 newtons, so you see it is a conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स का और एक खासियत है, वो कहां से कहां तक गया उसके ऊपर वार डिपेंड करता है, किस रास्ते में गया डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स के चलते हम यहीं पे खड़ा है, सपोज आई एम हियर ओनली, आई एम नॉट मूविंग, आई कैन कंसीडर कि इस रास्ते में घूम के यहाँ पर आया। कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और बॉडी यहाँ पे है, मूव ही नहीं किया है, सपोज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर वो बॉडी अगर मूव कर जाता है ऐसे कंटिन्यूअसली वर्क इज डन, तो कहाँ से कहाँ तक गया? जहाँ था वहीं वापस आ गया। तो आप देखो कि टोटल वर्क डन होगा 0। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पेन को मैं ऊपर उठाया h, तो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कितना वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी? बाई ग्रेविटी कितना वर्क हुआ? -mgh, क्योंकि mg नीचे की तरफ था, h ऊपर की तरफ था। वर्क डन बाई ग्रेविटी इज -mgh। फिर नीचे ले आया, व्हाट इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी? mgh। व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऊपर लेके नीचे लाने में? टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी इज 0। ऊपर लेके, जहां से लेके घुमा फिरा के फिर वापस ले आया, तो टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी इज कमिंग आउट टू बी 0। नॉट ओनली अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, किसी भी रास्ते में यहाँ से शुरू करो, घुमा फिरा के यहाँ पर ले आओ, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी? इट इज 0। सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव फोर्स का ये खासियत है। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, the work done in moving a body throughout
any closed loop is equal to 0. समझ में आया क्या? कंजर्वेटिव फोर्स के चलते कोई बॉडी को घुमा फिरा के अपनी जगह वापस ले आएंगे, टोटल वर्क डन विल बी 0. इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी थ्रू आउट एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. व्हेन वर्क डन बाय ए फोर्स depends on the path followed, the type of force is called non-conservative. एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल में आया फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. डैम्पिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये सारे जो फोर्स है दे आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. योर मस्कुलर फोर्सेस, आपका मसल्स में जो फोर्स लगा सकते हो, मसल का एनर्जी के चलते जो फोर्स लगा सकते हो भी नॉन कंजर्वेटिव. ये नहीं कि आप कोई बॉडी को ढकेलते हुए आगे ले ली, यू हैव डन सम वर्क, वो अगर आपको वापस ढकेल के ले आए, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, तो आपका एनर्जी रिस्टोर हो जाएगा. ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है? मस्कुलर फोर्सेस आर आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इस केस में द फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. कौन से रास्ते में गया, कहां से कहां तक गया उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा, लेकिन कौन से रास्ते में गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और इन दिस केस अगर कोई बॉडी को पीछे क्लोज लूप में एक बार घुमा के लेके आएंगे, वर्क डन विल बी 0 और नॉट 0, यू कैन नॉट से. इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फोर्स. इन सच केस द वर्क डन बाय द फोर्स in moving the body throughout any closed loop is not necessarily zero. कोई बॉडी को क्लोज लूप एक बार घुमा के लेके आओ, वर्क डन इज नॉट नेसेसरली 0. ये 0 होगा, ये जरूरी नहीं. 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मैं लिख सकता था कि 0 नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण समय में ये 0 होता था. अब ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्या होगा आप नहीं बता सकते. ये नहीं बोलोगे कि 0 नहीं होगा, 0 हो भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है, समझ में आया? Let us see a case how to find work done in case of a non-conservative force. Let question दिया है ऐसे, a force F is equal to 3x square, 3y square I cap plus 4x square j cap Newton displaces a body. रास्ता दे दिया है, रास्ता आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है. ये मान लो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला ऐसे आप दिया है. ये पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू से x, ऐसा कुछ रिलेशन दे दिया है. y स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो displaces a body from 0 0 to 1 1. ठीक है, ये 1 1 में डिस्प्लेस कर दिए. कोई बॉडी को 0 0 से 1 1 तक डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ तक ले आया. व्हाट इज द वर्क डन? फाइंड वर्क डन बाय, अच्छा यहाँ पर मेंशन करना था जरूरी,
1 1 along the parabola y square is equal to x. एक parabola का इक्वेशन है. Find work done by force. तो क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन तो वैसे ही कुछ है जैसे हम लोग पहले जानते थे. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या डिफरेंस था इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? यहाँ पर फोर्स था 3x i के प्लस 2y j के. हाँ सर यहाँ पर x था वहाँ पर x स्क्वायर. नहीं नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. तरीका तो वही. पहले हम f डॉट ds निकालेंगे. क्या तकलीफ होगा देखो. यहाँ पर जब f डॉट ds निकालते थे निकलता था 3x dx प्लस 2y dy. सिमिलरली यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन करते हैं. f डॉट ds का वैल्यू क्या मिला? f तो हो गया 3y स्क्वायर i के प्लस 4x स्क्वायर j के डॉट ds क्या? ds इज एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx i के प्लस dy j. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3y स्क्वायर dx प्लस 4x स्क्वायर dy. अब जब इंटीग्रेशन करने की बात आएगा वहां पर क्या होता था? यहाँ पर प्रीवियस केस में ये आ रहा था 3x dx. इट वाज ए फंक्शन ऑफ x. इट वाज इजी टू इंटीग्रेट, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आप कोई दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो. कौन सा केस में? इस केस में 3y स्क्वायर dx. y को ये x का रहेगा तभी ना इंटीग्रेट करोगे. ये तो y का है. सो आई हैव टू कन्वर्ट y. कैसे? क्योंकि इस रास्ते में लेके गया है. इसमें जो हमारा ds था, ds क्या था? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ. अलोंग द पाथ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जब हम ले रहे हैं तो हम जानते हैं अलोंग द पाथ y स्क्वायर का वैल्यू क्या है? x है ना. y स्क्वायर का वैल्यू x है तो हम यहाँ पर y स्क्वायर की जगह x डाल देंगे. क्या मिलेगा? 3x dx प्लस x स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? ये x स्क्वायर dy है. तो अलोंग द पाथ x स्क्वायर हो जाएगा y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 dy. अब वर्क डन क्या हो जाएगा? f डॉट ds का इंटीग्रेशन करो. आपको इंटीग्रेशन करना आता है. यू हैव टू इंटीग्रेट नाउ. सॉरी, इट इज कमिंग 3x dx प्लस 4y टू द पावर 4 dy. 4y टू द पावर 4 dy. ये हो गया चीज. अगर 3x dx करेंगे 4y टू द पावर 4 dy करेंगे तो यहाँ पर हमें x का लिमिट डालना है. कहाँ से कहाँ पर गए? 0 0 2 1 1. तो x का वैल्यू हुआ 0 2 1. y का वैल्यू वो भी 0 0 2 1 1. सो 0 2 1. अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है. इंटीग्रेशन करिए. पहला वाला का हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस दूसरे वाले का क्या हो गया? 4y टू द पावर 4 हो गया 4y टू द पावर 5 बाई 5. दोनों का लिमिट था 0 टू 1. तो दोनों को अलग अलग लिखने से बेहतर है कि एक बार लिख देते हैं 0 टू 1. और 1 डालेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा. 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा. तो कितना आ गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 3 बाई 2. 1 डाल दी x के जगह, y के जगह भी 1 डाल दी प्लस 4 बाई 5. इट इज 15 प्लस इट इज 23 बाई 10 इज 2.3 joules. It's coming out to be 2.3 joules. तो क्या हुआ इसमें? ये सब करते वक्त हम लोग किस चीज को देखें? हम देखें कि किस रास्ते में वो बॉडी को मूव करवा रहे हैं. वो मैटर कर रहा है क्योंकि वही हमें मदद कर रहा है y को x में कन्वर्ट करने में. y को x में कन्वर्ट करने में वो हमें मदद कर रहा है. इसका मतलब अगर जो पाथ हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया गया था, इसके अलावा अगर कोई दूसरा पाथ होता तो आंसर डिफरेंट आता. दैट मीन्स ये जो फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू x नहीं दिया होता, कोई दूसरा पाथ दिया होता, अकॉर्डिंगली y स्क्वायर का x का वैल्यू अलग अलग आते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? इंटीग्रेशन का वैल्यू भी अलग आता है. मतलब इस रास्ते में लेके जाओगे यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क होगा, किसी दूसरे रास्ते में लेके जाओगे तो वर्क विल बी डिफरेंट. अरे पाथ का इक्वेशन को यूज किया ना. हम इस रास्ते में गए थे तो हम y स्क्वायर की जगह x डाल दिए और x स्क्वायर की जगह y फोर्थ डाल दिए क्योंकि पाथ ऐसे दिया गया था. पाथ अगर दूसरा होता तो यहाँ पर वैल्यूज कुछ अलग आ जाते. वैल्यूज अलग आ जाते तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाता?
डिफरेंट आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 0 0 2 1 1 लेने में, इस रास्ते में लेने में इतना वार्क होता है, दूसरे रास्ते में लेने में दूसरा वार्क होगा, और आप कहोगे द फोर्स और द वर्क इज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। सो ऐसा फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? तो जब भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको दिया रहेगा, पक्का उसके साथ साथ एक पाथ का इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को यूज करना है टू फाइंड आउट द वर्क। ठीक है, अलग अलग पाथ में अलग अलग होगा। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कोई पाथ का इक्वेशन दिया भी नहीं था और हमें जरूरत भी नहीं था। तो अब दो फोर्स को देख के हम कैसे पता करेंगे कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? इस फोर्स को एक बार ध्यान से देखिए, और जो दूसरा फोर्स था कौन सा? ये वाला। इस केस में इस फोर्स को देखिए, ये दोनों फोर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्स कंपोनेंट में सिर्फ एक्स है, एक्स कंपोनेंट में फोर्स का ओनली प्योर फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ वाई। तो इसलिए यहाँ पर 3x dx आ रहा था, कोई पाथ का इक्वेशन जरूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2y dy आ रहा था, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। y है विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर x है विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, वो बन रहा था। अगर यहाँ पर x की जगह y होता तो यहाँ पर y आ जाता, फिर हमें पाथ का इक्वेशन की जरूरत पड़ता। इसका मतलब अगर x कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ x एंड y कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ y, द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा है क्या? जबकि दूसरा केस में हम देखेंगे, दूसरे केस में x component was a function of y, x component was a function of y and y component was a function of x, y component is a function of x। तो ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो दो ठो फोर्स का इक्वेशन को देख के पता कैसे करेंगे ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? इफ x component is a pure function of x, y component is a pure function of y, the force is conservative, otherwise it is non conservative। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? तो इस क्लू को आप याद रखो, क्लू को याद रखो, बुक में नहीं है, बुक में दिस इज नॉट देयर, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए फोर्स इज ए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, जबकि जेई वगैरह में आता है। और सारे का मेथड देखोगे बहुत ही टेढ़ा मेथड है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इट्स ए वेरी टिपिकल मेथड टू फाइंड आउट। जबकि आप देख के सीधा बता दोगे ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं है। इसका ओनली वन एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। इफ x component of a force is pure function of x and y component is a pure function of y, then the force is conservative, else it is non-conservative। else it is non-conservative। ठीक है, तो फोर्स इज कंजर्वेटिव और अदरवाइज इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ, मैं कुछ फोर्सेस लिख रहा हूँ। F इज इक्वल टू 2ik प्लस 3j, F इज इक्वल टू 2x क्यूब ik प्लस 3 sin x sin y j, F इज इक्वल टू 4 sin y ik प्लस x स्क्वायर जे। ये तीनों में से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है? पहला वाला को देखिए, पहला वाला एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है? क्योंकि वो तो सीधा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी कांस्टेंट फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसको देखिए तो इसमें x component is a function of x, y component is a function of y, so this is also a conservative force। इस केस में देखिए x component में sin y है, y component में x स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Is it understood?
ठीक है, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमें पहचानना आ गया। जेई वगैरह में आता है, लेकिन किसी भी बुक में दिस मेथड इज नॉट अवेलेबल। वो लोग क्या करते हैं, तुम देखोगे तो डर जाओगे। दे गो फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, दैट टू डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद निकालते हैं, फिर सर्टेन रूल टू फाइंड आउट, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में? एक स्पेशल केस है, अगर एक्स वाई है फंक्शन, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, ओनली एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट है, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता है, वो दैट केस इज समथिंग डिफरेंट, फिर हम लोग देखेंगे। वो अलग है जब डेरिवेटिव कहा जाएगा। एक स्पेसिफिक केस है जिस केस में दिखता है नॉन कंजर्वेटिव, बाकी कंजर्वेटिव है। ये जो रूल्स है आपको 99.9% केसेस में आपको फिट बैठ जाएगा। जो 0.1% है वो एक्सेप्शनल केसेस है, समय आने पर मैं बता दूंगा, वो भी जिनको चाहिए। ठीक है ना, सबको नहीं चाहिए चीजें। क्या हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ चुके हैं? हो गया हमारा यहाँ तक। लिखना चाहोगे क्या आप लोग? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।